हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, और इसमें हमने धातु और अधातु को परिभाषित किया था। किस आधार पे? भौतिक गुणों के आधार पे। भौतिक गुणों के आधार पर हमने देखा था कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और फिर इसके बाद में हमने धातुओं को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर परिभाषित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है जिसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, और अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि क्या होगा यदि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ठीक है, इसके बाद में हमने एक लास्ट में जाते जाते हमने एनोडीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, एनोडीकरण के बारे में बताया था, लेकिन इसमें केवल हम कल समझाकर ही छोड़ दिए थे। आज हम उसको यहाँ पे नोट भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कौन सा है? थर्ड, जिसका नाम क्या है? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। और इसमें हमारे जो टॉपिक्स चल रहा था, इसमें टॉपिक चल रहा था धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कि धातुओं में क्या क्या रासायनिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हमने कल एक क्वेश्चन की बात की थी लास्ट में, एनोडीकरण क्या है तथा इसे समझाइए। एनोडीकरण क्या होता है इसके बारे में तो कल हमने चर्चा कर ली थी डायग्राम बना के। ठीक है, आज हम उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमें लिखना है, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एनोडीकरण एनोडीकरण क्या है, समझाइए। एनोडीकरण क्या है, समझाइए। एनोडीकरण क्या है, समझाइए, इसके बारे में कल हमने थोड़ा सा चर्चा कर ली थी इसके बारे में। ठीक है, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा था कि एक पात्र है, इस पात्र के अंदर कैसा विलयन भरा हुआ है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा हुआ है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन होने का मतलब ये है कि इसमें जल भी होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल भी होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, साथ ही साथ इसमें क्या होगा? जल। जल का मतलब H2O। ठीक है, तो विलयन हमारा कैसा है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन को क्या कहते हैं? हम विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इसमें कल हमने बात की थी कि इसमें अगर हमारे पास में एक रोड है, और ये रोड किसकी थी? एल्यूमिनियम की। किसकी ली थी हमने? एल्यूमिनियम की रोड ली थी। अगर इस एल्यूमिनियम की रोड को हम इस विलयन में डुबो देते हैं, ठीक है, इस विलयन में डुबो देते हैं और यहाँ पे एक परिपथ पूरा कर देते हैं जिसमें हमारे पास में एक बैटरी भी लगी हुई होगी और एक स्विच लगा होगा, साथ ही साथ हमारे पास में एक और दूसरा इलेक्ट्रोड होगा। 2 इलेक्ट्रोड होंगे। अगर हम देखें तो ये बैटरी का धनात्मक सिरा होता है, ये ऋणात्मक सिरा, और ये हमारी कुंजी होती है। ठीक है, बैटरी और कुंजी। ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका है? एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड, और ये किसका काम कर रहा है? एनोड का। अगर ये एनोड के साथ जुड़ा हुआ है तो किसका काम करेगा? एनोड का। और ये क्या है हमारा? कैथोड। ठीक है, ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैथोड, क्योंकि ये किस सिरे से जुड़ा है? माइनस से। ठीक है कैथोड, जिसका फॉर्मूला होता है कैथोड। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हमारा? कैथोड। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोड ही होगा एक। अगर ये हमारा कैथोड है और इलेक्ट्रोड है तो हमें पता है जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? विलयन का अपघटन होगा। अगर अपघटन होता है तो हमें पता है कि जल का अपघटन किस किस में होगा? हमारे पास में जल है। ठीक है, तो इस जल का अपघटन दो चीज़ों में होगा। यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन कैसी होती है? हाइड्रोजन होती है धनात्मक। ठीक है, हाइड्रोजन कैसी होती है? धनात्मक, क्योंकि इसके ऊपर आवेश कितना होता है? +1। ऑक्सीजन कैसी होती है? ऋणावेशित, ऋणात्मक आवेश होता है। तो हमें पता है कि धनावेश किसको आकर्षित करता है? ऋणावेश को। तो ये जो धनावेश है ये कहाँ पे चला जाएगा? हमारा कैथोड के ऊपर। और ये जो ये ऋणावेशित है ये किसके ऊपर आ जाएगा? एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस एनोड के ऊपर क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन आ जाएगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन इस एनोड के ऊपर आती है तो एल्यूमिनियम के साथ में क्या जुड़ेगी? ऑक्सीजन, और क्या बनाएगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्या होगी? एक परत बन जाती है। किसके ऊपर? इस रोड के ऊपर। ये क्या करती है? ये बाहरी वातावरण से इसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये सब काम किस पे हो रहा है? एनोड के ऊपर। इसीलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। ठीक है, तो अब हमें इसी के बारे में लिखना है। तो अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में क्या किया? हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, इसका अपघटन हुआ, एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। जैसे ही एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जाती है जमा हो जाती है और एक परत बना देती है एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। ठीक है, इससे क्या होगी? इससे सुरक्षा मिलती है। इसी बात को हमें लिखना है। एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड की मोटी परत जमा हो जाती है या बन जाती है। एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड की मोटी परत बन जाती है या फिर जम जाती है। ठीक है, क्या लिखा हमने? एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? ऑक्साइड की मोटी परत बन जाती है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम? एनोडीकरण। इसे ही क्या कहते हैं? एनोडीकरण। यही प्रक्रिया
ऑक्सीजन के जमने की क्रिया ही क्या होगी, यही प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सब क्रिया किस पे होगी, एनोड पर। क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। अगर ये एनोडीकरण कहलाती है तो ये प्रक्रिया कुछ होगी भी, कैसे होगी, ये प्रोसेस होता क्या है, तो यह हम लिख सकते हैं कि यह प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। अब कैसे होती है देखते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। क्या करेंगे हम, हमारे पास में सबसे पहले क्या होगा, एनोड होगी, ठीक है। एनोड किसकी बनी हुई होगी, एल्यूमिनियम की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की एक रोड लेते हैं। क्या लेंगे हम, एल्यूमिनियम की एक रोड लेते हैं। जैसे ही एल्यूमिनियम की रोड लेते हैं तो हो सकता है उसके ऊपर कुछ जमा हो सकता है। तो पहले हम एल्यूमिनियम की रोड लेंगे और इसको एक अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। जैसे ही हम इसे साफ़ करते हैं, इसके बाद में हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन है उसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य के साथ इसे जोड़ देंगे। विद्युत अपघट्य होगा ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन है, ठीक है, जिसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें क्या कर देंगे हम, इस एनोड के रूप में इसे लगा देंगे, उस विलयन से जोड़ देंगे। जैसे ही इसे विलयन में डुबो देते हैं और इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस एनोड के ऊपर क्या होगी, जो ऋणात्मक आवेशित है ऑक्सीजन, ऋणात्मक आवेशित है ऑक्सीजन, ये जाके ऊपर इसके ऊपर जमा हो जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है, ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत है, ये क्या करती है, इस एल्यूमिनियम की रोड को बाहरी वायुमंडल से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात संक्षारित करती है। यही बात हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम धातु की रोड को एल्यूमिनियम धातु की रोड को साफ कपड़े से, रोड को साफ करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में क्या करेंगे, डुबो देंगे। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम धातु की रोड होगी, उसको साफ करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में एनोड के रूप में, किस रूप में, एनोड के रूप में, एनोड के रूप में जोड़ देते हैं या फिर लगा देते हैं। जोड़ देते हैं तथा विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के दौरान तथा विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुई या फिर उत्सर्जित जब विद्युत अपघटन की अभिक्रिया होगी तो उस दौरान जो उत्सर्जित होने वाली ऑक्सीजन है, उत्सर्जित ऑक्सीजन के दौरान उत्सर्जित ऑक्सीजन एनोड पर
एनोड पर जमा हो जाती है। एनोड पे क्या होगी, ये जमा हो जाती है, उत्सर्जित होगी ऑक्सीजन, और कहाँ पे जमा हो जाएगी, एनोड पर, जिससे क्या होगा, यह तथा यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तथा यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बना लेती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बना लेती है। प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम धातु की रोड को हम पहले साफ करेंगे, तानु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में क्या करेंगे, एनोड के रूप में लगा देंगे। उसके बाद में वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया होगी, उत्सर्जित होने वाली जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम का जो एनोड है उस पर जाकर जमा हो जाती है, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बना देती है। ठीक है, मोटी परत बना लेती है। यह मोटी परत, यह परत एल्यूमिनियम धातु को, एल्यूमिनियम धातु को वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, वातावरण से संरक्षित करती है, यानी कि बचाती है, संरक्षित करती है। ये हो गई हमारी पूरी प्रोसेस। तो अब आपको इस सवाल का जवाब क्या करना है, पहले तो आपको ये उतार लेना है, इसके बाद में ये डायग्राम बना लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अभिक्रिया क्या होगी इसमें। तो अभिक्रिया ये हो जाएगी, आपको यहाँ पे लिख के बता दिया, एल्यूमिनियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर ये इक्वेशन आपको बैलेंस नहीं मिलती है तो क्या करोगे, आप इसे बैलेंस कर लोगे, और आपको बैलेंस करना हमने सिखा दिया है। ठीक है, आपको बैलेंस करना हमने सिखा दिया है कि एल्यूमिनियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, इधर है 2, क्या हम 3 से गुणा कर दें तो 6 हो गई, 4, ये 4 एल्यूमिनियम। तो ये हमारी रिएक्शन होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कल हमने लास्ट में जो हमारा लेक्चरर था कल का, उसमें हमने ये डायग्राम बना के समझ लिया था, आज हमने उसे नोट भी करवा दिया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा चैप्टर से संबंधित। इसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या होगा यदि धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, यह हमारा अगला टॉपिक होगा। हमने बात कर ली है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। अब हम चर्चा करेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। आप इसे नोट कीजिए। It's 6:33 a.m.
तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आएगा धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। हेडिंग डालिए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ये हमारे धातुओं के रासायनिक गुण में ही चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो बात आती है कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी। तो हमें पता है कि जब हमारा लोहा होता है, जो आयरन होता है, लोहे की कोई भी चीज़ होती है तो बाहर वायुमंडल में खुली रहती है, खुली रखी रहती है। जैसे ही हम लोहे की वस्तु को 1 या 2 दिन बाद में देखते हैं तो उस पर एक परत जम जाती है भूरे रंग की। ये किसके कारण हुआ है, ये वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की नमी है, ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो इन दोनों की उपस्थिति के कारण उसके ऊपर क्या हो जाता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो हमें ये तो पता है कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो क्या धातु जल के साथ भी क्रिया करती है। तो हाँ, ये जल के साथ क्रिया करती है। तो धातु जैसे ही जल के साथ क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड बनाने के साथ साथ वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती है। जैसे ही हम धातु ऑक्साइड को फिर से जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो फिर क्या बनाएगा, ये धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या करेगा, ये धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है या फिर धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर, ठीक है, धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस व धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। हम लिख सकते हैं धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाती है। प्राप्त होने वाला यह जो धातु ऑक्साइड है, प्राप्त धातु ऑक्साइड पुनः जल से अभिक्रिया करके
पुनः जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अर्थात इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम रिएक्शन के तौर पे लिखना चाहें तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ से, देखो सबसे पहले हमने लिया धातु, क्या क्या लिया हमने, धातु, तो अभिक्रिया बनेगी हमारी धातु किसके साथ, जल, ठीक है। धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी, जल के साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या देगी, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरा धातु ऑक्साइड। ये जो धातु ऑक्साइड है, प्राप्त धातु ऑक्साइड दोबारा जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो धातु है यह अभिक्रिया करेगी किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। ये जो धातु ऑक्साइड है और साथ में क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। ये जो धातु ऑक्साइड है ये पुनः अभिक्रिया करेगी किसके साथ करेगी, अब ये जल के साथ। धातु ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगी, जल के साथ, और क्या प्राप्त होगा फिर हमें, धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड क्या प्राप्त होगा, धातु हाइड्रोक्साइड। तो देखो अगर हम देखें प्रतीक के रूप में तो हम ले सकते हैं सोडियम धातु। सोडियम धातु किसके साथ क्रिया करेगी, जल के साथ। जैसे ही सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करती है तो हमें प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड Na2O, और साथ में क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। ये गैस क्या हमारे पास में रुकेगी, नहीं, वायुमंडल में चली जाएगी। तो क्या दी गई इक्वेशन बैलेंस है, ये देखो यहाँ एक ऑक्सीजन, दो नए सोडियम है तो हमें दो सोडियम करने हैं, दो हाइड्रोजन है। इसके बाद में ये जो सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ हमें, सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड ही क्या हमारा, धातु ऑक्साइड। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये दोबारा क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N2O किसके साथ करेगा, जल के साथ। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, ये जो धातु ऑक्साइड है किसके साथ क्रिया कर रहा है, अब जल के साथ, और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन बैलेंस है क्या, देखो सोडियम 2 है, इधर 1 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हम 2 से गुणा कर दें। जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 सोडियम हो गए, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अंततः हमें क्या मिलता है कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होगा, धातु हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि दोनों टाइम ही क्या है हमारे पास में, जल है। तो आप इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिए, यह हमारा हो गया धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्या होगा यदि धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। पूरा ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम नोट करके कुछ बातें लिखेंगे, ठीक है। क्या सभी धातुएं सभी प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो कुछ धातुएं ऐसे होती है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ऐसे होती है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ऐसे होती है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे हम नोट करके लिखेंगे, ठीक है, नोट करके लिखना है। और हमें ये बताना है क्या सभी धातुएं एक ही प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया कर सकती है? तो हमें पता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग धातुओं की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होती है। तो क्या होगा, कुछ धातुएं ऐसे होंगी जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती होंगी, कुछ धातुएं ऐसी होंगी जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती होंगी, ठीक है, कुछ धातुएं ऐसी होगी जो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती होगी। तो हमें उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो हमारा नोट करके लिखना है, नोट करके हमें लिखना है। क्या लिखना है हमें? सामान्यतः देखा जाए, ठीक है, सामान्यतः देखा जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं सामान्य ताप का मतलब कमरे के तापमान पर, ठीक है, सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। अर्थात क्या होगा कि अलग अलग धातुओं की अभिक्रिया करने की क्या होगी, प्रवृत्ति अलग अलग होती है, ठीक है। अर्थात अगर हम एक बात करें नंबर 1, तो नोट में पहला पॉइंट क्या है, सोडियम और पोटेशियम दो धातुएं हैं, एक हमारा सोडियम है, दूसरा क्या है, पोटेशियम है। ये सोडियम और पोटेशियम इतनी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं कि ये ठंडे जल के साथ क्या करती है, तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ? ठंडे जल के साथ। नोट करने वाली बात ये, कौन से जल के साथ? ठंडे जल के साथ ये तेजी से अभिक्रिया करती है, और साथ ही साथ क्या देती है, ये ऊष्मा देती है, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा देती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेशियम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेशियम व सोडियम, ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करती है। अर्थात क्या रिएक्शन लिख सकते हैं इसकी? हाँ, तो हम इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, सोडियम धातु है। कौन सी धातु है? सोडियम धातु है। किसके साथ करेगी ये? जल के साथ अभिक्रिया करती है। जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो जल है, तो ये हमारा कैसा है? ठंडा जल है। कैसा है ये? ठंडा जल है। और ये हमारी क्या है? धातु है, सोडियम धातु। इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? अभी अभी हमने देखा कि धातु ऑक्साइड बनाती है, तो ये हमारा क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। साथ ही साथ हमने देखा हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, लेकिन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया होने के कारण क्या देंगे? ये ऊष्मा भी उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। इसी प्रकार सोडियम हो गया, ये हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये भी क्या देगा हमें? ये हमें K2O पोटेशियम ऑक्साइड देगा।
साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और इसी के साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होगी। ऊष्मा को हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु ये हमारा हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या देखा पहले पॉइंट में कि जैसे ही हम सोडियम धातु, सोडियम है और पोटेशियम है, जैसे ही हम पोटेशियम धातु और सोडियम धातु को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये तीव्रता के साथ करते हैं। कैसे करेंगे? तीव्रता के साथ। और हमें क्या देंगे? ये ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इसको हमने एक रिएक्शन के तौर पे भी देख लिया, ठीक है। तो हमें दी गई इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। 2 सोडियम हो गए, इधर 2 पोटेशियम हो गए। तो आप इन अभिक्रियाओं को समझते हुए नोट कर लीजिए। फिर हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट होगा कि जो कैल्शियम होता है वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है और जो उत्सर्जित होने वाली हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम की सतह के ऊपर क्या करती है? चिपक जाती है। जैसे ही कैल्शियम की सतह पर चिपकती है तो इसके कारण क्या होगा? ये जल में क्या करेगी? तैरेगी। और आपने देखा होगा कि जो हमारा चोक का टुकड़ा होता है उसको जैसे ही हम जल में डालते हैं तो पहले तो क्या होगा? उसमें से बुलबुले निकलेंगे और वो बुलबुले क्या करेंगे? उस चोक के चारों तरफ चिपक जाते हैं और वो उस चोक को पानी के ऊपर तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा वही होगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कैल्शियम से संबंधित, कैल्शियम धातु के साथ। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? कैल्शियम धातु जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है। कैसे अभिक्रिया करेगी? ये धीमी करेगी। कैल्शियम धातु जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है तथा उत्सर्जित होने वाली हाइड्रोजन गैस कैल्शियम की सतह पर चिपक जाती है। कैल्शियम की सतह पर चिपक गई, जिससे यह धातु जल की सतह पर तैरने लगती है। अर्थात क्या किया हमने? कैल्शियम धातु ली। कैल्शियम धातु को जैसे ही हम जल में डालते हैं तो हमें पता है कि ये जल के साथ क्या करेगी? धीमी अभिक्रिया करती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो उत्सर्जित होने वाली हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम धातु की सतह के ऊपर चिपक जाएगी और चिपक जाएगी तो क्या होगा? ये जो धातु है जल की सतह पर तैरने लगती है। हम इसको अभिक्रिया के द्वारा दर्शा सकते हैं।
ठीक है। कैसे होगा, अभिक्रिया कैसे होगी तो हम देखते हैं। हम रिएक्शन लिखते हैं इसकी, हमारी रिएक्शन होगी। हमने क्या किया, कैल्शियम धातु ली, इसकी अभिक्रिया कराई जल के साथ, ठीक है। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। क्या ये उड़ेगी, नहीं उड़ेगी नहीं, इसके साथ चिपक जाएगी। तो हमारे पास में क्या था, ये कैल्शियम धातु थी। कैल्शियम धातु किसके साथ क्रिया करेगी, जल के साथ। हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो ये हाइड्रोजन गैस है ये किसके ऊपर चिपक जाएगी, कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाएगी। जैसे ही सतह पर चिपकेगी तो ये क्या करेगी, इसे तैरने में मदद करती है। क्या किसको तैराएगी, ये कैल्शियम धातु को। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन कितने इधर 1 है, इधर 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर हमारे पास में 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 कैल्शियम, तो ये हमारे 2 कैल्शियम। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, ठीक है, हमने 2 पॉइंट की चर्चा कर ली, 2 पॉइंट हमने लिख लिए। पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया, तीसरा पॉइंट अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो हम देखते हैं कि 2 धातुएं हैं हमारे पास में, ठीक है। उनमें से अगर पहली धातु देखें तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कैसे जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और जैसे ही मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर चिपक जाती है, मैग्नीशियम धातु की सतह के ऊपर, जिससे मैग्नीशियम भी क्या करता है, जल में तैरने लगता है। तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ, मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है तथा उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाती है। जिससे यह तैरने लगता है। क्या होगा, ये जल की सतह के ऊपर तैरता है। अर्थात हमने मैग्नीशियम धातु ली, मैग्नीशियम धातु की गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित करेगा। हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम की सतह के ऊपर क्या करेगी, चिपक जाएगी, जिससे ये क्या करेगा, तैरने लगेगा। अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की तो हमारी जो इसमें रिएक्शन बनेगी वो रिएक्शन क्या बन जाएगी, हमने अभिक्रिया करवाई मैग्नीशियम धातु की, किसके साथ, जल के साथ। लेकिन हमारा जल कैसा होगा, ये गर्म जल। गर्म जल की के साथ अभिक्रिया हो गई, क्या प्राप्त होगा हमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा, गर्म जल के साथ। क्या प्राप्त होगा हमें, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करें इक्वेशन को, तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हो गए, तो 2 और 2 4। इधर अगर हम देखें 2 और 2 4, इसको हमें बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 यहाँ पे, 4 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए, कैल्शियम सिंगल है, मैग्नीशियम है। इधर अगर हम देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। इधर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, ठीक है। तो आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कुछ धातुओं की, जो किसके साथ अभिक्रिया करेगी। वो ना तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है और ना ही वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। अगर वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती तो फिर किसके साथ अभिक्रिया करेगी? वो करेगी जलवाष्प के साथ। किसके साथ करती है वो? जलवाष्प के साथ, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कुछ धातुएं हैं जो जैसे कि एल्युमिनियम, फेरस जिसे हम आयरन कहते हैं, जिंक, ये धातुएं न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। नोट कीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? एल्युमिनियम धातु, फेरस व एल्युमिनियम धातु, फेरस व जिंक धातुएं न तो, शीतल का मतलब होता है ठंडा, न तो ठंडे जल के साथ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। अगर ये तीन धातुएं हैं, ना तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही है और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो फिर करेगी किसके साथ? ये अभिक्रिया करती है जल वाष्प के साथ, ठीक है।
लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। भाप का मतलब जलवाष्प, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करती है अर्थात। अब एक बात बताइए, अगर कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया ना करके भाप के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या उससे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है क्या वो ऑक्साइड प्राप्त नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि भाप भी क्या है, जली तो है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड प्राप्त होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगी। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारी यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगी? हमारी रिएक्शन बन जाएगी कि हमने एल्युमिनियम की अभिक्रिया किसके साथ कराई? जल के साथ, लेकिन जल नहीं है, ये जलवाष्प है, ठीक है। एल्युमिनियम धातु जैसे ही जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्युमिनियम धातु, तो क्या प्राप्त होती है? हमें प्राप्त होती है एल्युमिनियम का ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब देखो क्या दी गई इक्वेशन बैलेंस है? तो बैलेंस नहीं है, तो हमने 2 एल्युमिनियम लगाए, इधर कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, तो हम क्या 3 से गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दिया। जैसे ही हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 एल्युमिनियम और हाइड्रोजन 6 है, तो हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है ये? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। इसी प्रकार अगर हम बात करें फेरस की, ठीक है, फेरस जो कि आयरन होता है, अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में फेरस ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। हमने फेरस धातु ली, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई? जलवाष्प के साथ। जैसे ही जलवाष्प के साथ क्रिया करता है तो यह बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या देगा ये? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर कितना है? 1, 4 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन 8 हो गए, इधर क्या कर देंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई। फेरस कितने हैं? 3, तो हम इधर क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। यह हमारा क्या? आयरन। कैसी धातु है ये? आयरन धातु। किसके साथ अभिक्रिया हुई? जलवाष्प के साथ। ये क्या मिला हमें? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसे अब नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए समझते हुए, ठीक है, समझते हुए नोट करना है। फिर हम आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा 5वां, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। It's 7:10 a.m. तो आज हमारे धातुओं के रासायनिक गुण में हमने बात की है धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि आज की क्लास में कि धातु अलग अलग तरह के जल के साथ क्रिया करती है। अलग अलग तरह का मतलब ये है कि जल हमारा ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, सामान्य हो सकता है या फिर जलवाष्प हो सकती है, ठीक है। इसी के बारे में हमने चर्चा की है। आज हमारा लास्ट पॉइंट है
आपने इसे नोट कर लिया होगा। और हमारे लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि कुछ धातुएं होती है, जैसे कि हमारा लेड हो गया। लेड जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? पीबी से। लेड को किससे डिनोट किया जाता है? पीबी से। अगला पॉइंट है हमारा 5वां, और ये पॉइंट है ध्यान रखने योग्य। इसमें क्या होगा? लेड जिसे हम क्या कहते हैं? पीबी। लेड धातु, कॉपर, कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं, किससे दर्शाते हैं? Cu से। वह सिल्वर, सिल्वर जिसे हम क्या कहते हैं? चांदी, सिल्वर। लेड, कॉपर व सिल्वर जैसी कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। क्या लिखा हमने? कुछ धातुएं हैं, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर। ये ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ क्या नहीं करती? अभिक्रिया नहीं करती। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है। अगर हम देखें तो इसी में एक और है, सिल्वर तो है ही, इसी के साथ हम सोना भी कर सकते हैं। ठीक है, सोना। सिल्वर चांदी हो गई, या फिर चांदी को हटा के हम कर सकते हैं गोल्ड, डायरेक्ट गोल्ड कर सकते हैं, जिसे हम Au से डिनोट करते हैं। तो ये धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कौन कौन सी है? लेड है, कॉपर है और गोल्ड है। ये क्या नहीं करती है? जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, थोड़ा सा भी अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर में हमने इतनी बात की है। कल हम एक क्वेश्चन के जरिए आगे बात बढ़ाएंगे, और हमारा क्वेश्चन होगा कि क्या होगा यदि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाए। ठीक है, क्या होगा यदि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ हो। फिर हम बात करेंगे इस अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं कि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये बात करेंगे हम अगले ही क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं, आप अपने चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं और 10th क्लास में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।